हेलो दोस्तों, यूनिक एजुकेटर चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग इसके पिछले वीडियो में विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े थे और उस विद्युत क्षेत्र में हम लोग ये भी पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र को 3 राशियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है और उन 3 राशियों में से सबसे पहला राशि था विद्युत तीव्रता, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसके 2 हिस्से बचे हुए हैं, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो उसमें का दूसरा हिस्सा हम लोग आज विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। यह हम लोगों का दूसरा हिस्सा है। देखते हैं हम लोग कि विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव को समझने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हमने एक कोई बड़ा सा आवेश लिया और इस आवेश से हम क्या कर रहे हैं कि एक दूरी दिखा रहे हैं, कहां तक? अनंत तक, और अनंत तक दिखा रहे हैं। उसके बाद इसी के रास्ते में हम लोग एक बिंदु दिखा रहे हैं, बिंदु बी। मान लीजिए कि बिंदु बी है और इस बिंदु बी के पास हम लोग कोई आवेश या चार्ज लेकर आ रहे हैं। तो कितना आवेश लेकर आ रहे हैं तो उसको मान लेते हैं +q, और लाने में हमारा कुछ वर्क फंक्शन भी होगा, काम होगा, तो उस कार्य को हम लोग W से सूचित कर ले रहे हैं। अब हम लोग इसके डिफिनीशन को जानेंगे और इस फिगर से हम इसको क्लियर करेंगे। ध्यान रखेंगे, हमने अगर इसे मान लिया कि यह एक बड़ा सा आवेश है, तो बड़ा सा आवेश के लिए अगर हम मान करते हैं तो कैपिटल Q रख लेते हैं, और इस बड़ा से आवेश में एक छोटा सा आवेश Q ले रहे हैं, जिसको हम लोग एकांक आवेश कह लेते हैं। कौन सा आवेश? एकांक आवेश। अब हम बात करते हैं डिफिनीशन का कि कैसे इसका डिफिनीशन हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रति एकांक आवेश को, फिर से सुनेंगे, प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। फिर से एक बार हम इस चीज को आपको रिपीट करके समझा रहे हैं कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। कहां पे? तो उस बिंदु पर, उस बिंदु पर हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। और इस विभव को हम लोग किससे सूचित करते हैं ये भी जान लें। तो इस विभव को हम लोग सूचित करते हैं V से। तो अब हम लोगों का यहाँ पे एक फॉर्मूला प्राप्त होगा कि विद्युत विभव आखिर वास्तव में क्या है और विद्युत विभव से संबंधित क्या हमें फॉर्मूला मिल सकता है। तो देखेंगे इसको, मानते हैं, चूंकि फिगर से समझ लेते, चूंकि Q आवेश को अनंत से लाने में किया कार्य बराबर W। मान लेते हैं कि अगर हम Q आवेश को अनंत से लेके आ रहे हैं तो कितना कार्य हो रहा है जी? W कार्य हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग अगर एकांक आवेश को अनंत से लाते हैं तो कितना कार्य होगा जी? तो W/Q कितना हो जाएगा? W/Q हो जाएगा। और हमने अभी आपको डिफिनीशन में बताया कि W/Q यानी कि एकांक आवेश को ही अनंत से ला रहे हैं और जो कार्य हो रहा है उसी को विभव कहते हैं और विभव को सूचित करते हैं V से।
तो इस तरह से हमारा V बराबर में फॉर्मूला क्या मिल जाएगा जी, W/Q मिल जाएगा। तो यह हमारा W/Q विद्युत विभव का फॉर्मूला हुआ। अब विद्युत विभव से संबंधित कुछ नोड बिंदु पढ़ेंगे। विद्युत विभव से संबंधित नोड क्या है? फर्स्ट हमारा सबसे पहला नोड है विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसा राशि है जी? अदिश राशि। अदिश राशि। दूसरा जानते हैं कि दूसरा क्या होता है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। क्या होता है जी? जूल पर कूलम या हम लोग वोल्ट कहते हैं इसे। दो नामों से जाना जाता है। हम वोल्ट को V से भी सूचित कर सकते हैं। तीसरा जानेंगे कि तीसरा विद्युत विभव से संबंधित क्या बातें हो सकती है। तो विद्युत विभव का बीमा, कि विद्युत विभव का बीमा कितना होता है? विद्युत विभव का बीमा ml² t-3 I-1 होता है। कितना होता है? ml² t-3 I-1 होता है। तो ये था आपका विद्युत विभव। अब एक जानते हैं विद्युत विभव का एक भाई भी होता है, विभवांतर। उस विभवांतर को जान लेते हैं। क्या जानेंगे? विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर क्या होता है? इसको भी ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। विद्युत क्षेत्र में, कहां पे? विद्युत क्षेत्र में। और इसके लिए भी हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हम लोग को ये समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि हमने एक आवेश जैसे पहले लिया था वैसे ले लेंगे, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? दो बिंदु ले लेते हैं। कितना बिंदु? दो बिंदु। एक बिंदु को हम लोग A मान लेते हैं, दूसरे को B मान लेते हैं। और मान लीजिए कि विभवांतर हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम VA ले लेते हैं और यहाँ पर VB लेते हैं, और जब इसको हम ला रहे हैं तो मान लीजिए कि कुछ वर्क फंक्शन होगा। कितना होगा जी? तो WAB हम लोग मान लेते हैं। अब इसका हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के बीच, ध्यान रखेंगे फिर से, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के बीच एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया जो कार्य होता है उसको विभवांतर कहते हैं। तो ये था हमारा विभवांतर का डिफिनेशन। या इससे छोटा डिफिनेशन भी हो सकता है। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहेंगे, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या बोलेंगे जी? विभव में अंतर को विभवांतर कहेंगे। चलिए इसका भी हम लोग फॉर्मूला पता करते हैं कि फॉर्मूला कैसे होगा। देखिएगा, मान लीजिए चूंकि Q आवेश को B से A तक लाने में किया कार्य बराबर कितना जी? WAB मान लेते हैं। किया कार्य कितना मान लिया हम लोग? WAB। जब WAB मान लिए तो हम लोग कितना आवेश को लाना है? हम लोग को एकांक आवेश। तो एकांक आवेश को B से A तक
ले आने में कितना कार्य होगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू हो जाएगा। और हम अभी आपको पहले बोले थे कि इसका डिफिनेशन एक और भी हो सकता है, विभव में अंतर को विभवांतर बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में विभव में अंतर को कैसे बोल सकते हैं, वी ए माइनस बी बी, क्योंकि एक जगह वी ए है और एक जगह बी बी है, दोनों में अंतर लेते हैं वी ए माइनस बी बी, और इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। तो ये हमारा विभवांतर का फॉर्मूला हो गया। इतना अगर हम नहीं लिखना चाहते हैं तो एक दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, वी ए बी बराबर में डब्ल्यू ए बी बट्टा में क्यू, ये भी लिख सकते हैं। या जब अंतर वाली बात आ जाती है तो उसको हम एक और दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, डेल्टा बी। डेल्टा बी का मतलब हो जाएगा विभव में अंतर, इसका अंतर होता है तो अंतर, और इसका मतलब भी हो जाएगा डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, तो ये भी लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विभव के गुण के बारे में, विभव का प्रमुख क्या क्या गुण होता है। तो ये था आपका विभवांतर। चलिए अब हम लोग देखते हैं विभव के गुण के बारे में। देखिए हेडिंग्स क्या होगा, विभव के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग जानेंगे कि विद्युत विभव के गुण क्या होता है, उसे विभव भी बोल सकते हैं या विद्युत विभव भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जानिए सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहली बात कि विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव के प्रमुख गुण क्या है। जैसा कि मैंने पहले आपको गुण के बारे में एक बता भी दिया है कि विद्युत विभव जो है अदिश राशि है। कैसा राशि है जी, अदिश राशि है। दूसरा इसका बात हम करते हैं, दूसरा देखिएगा, किसी धन आवेश के पास विद्युत विभव जो होता है धनात्मक होता है। कैसा, धन आवेश के पास, धन आवेश के पास विभव धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव के पास पॉजिटिव होता है। तीसरा इसका प्रमुख गुण क्या है, ऋण आवेश के पास, यानी कि नेगेटिव आवेश के पास जो विभव होगा वह आपका ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। तो ये था आपका विभव से संबंधित प्रमुख गुण। अब हम लोग विद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत जानेंगे, और अध्यारोपण का सिद्धांत हम तो सबका बताया ही आप लोगों को, इसका भी हम लोग जान लेते हैं कि इसका अध्यारोपण का सिद्धांत में क्या हमें फॉर्मूला मिल सकता है। उसका हेडिंग क्या डालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या लिख देंगे इसको, विद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए देखते हैं। अब विद्युत विभव के अध्यारोपण के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हम इसको एक फिगर्स के माध्यम से समझाते हैं। एक हम लोग इसके लिए फिगर बनाते हैं। यह हमने एक फिगर बना लिया, और इस फिगर में हमने क्या किया, यहाँ पे आवेश Q1, Q2, Q3, Q4
डॉट डॉट क्यू में दे दिया, और इसका हम सदिशीय स्वरूप क्या दिखा देते हैं, जैसे कि R1 R2 R3 R4 डॉट डॉट Rn तक सबके ऊपर वेक्टर रख लीजिएगा। तो देखिए अब इसके बाद से Rn हो गया, और मूल बिंदु के पास हम लोग क्या रख लेते हैं जी, V रख लेते हैं। अब V रखने के बाद हम आपको अध्यारोपण के सिद्धांत में बताए थे, अध्यारोपण के सिद्धांत में इसके पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, जितना भी अध्यारोपण का सिद्धांत होगा सब में एक ही तरह का डिफिनेशन होगा लगभग, और उसमें बस केवल विभव होगा तो विभव हो जाएगा, तीव्रता होगा तो तीव्रता हो जाएगा, बस नाम चेंज हो जाएगा, और प्रोसेस जो रहेगा बोलने का हम लोगों का एक ही रहेगा। जैसे कि अगर हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि किसी बिंदु पर विभव उसके चारों तरफ उपस्थित आवेशों के विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से एक बार बोल देते हैं, किसी बिंदु पर विभव उसके चारों ओर उपस्थित आवेश के विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात अब इसका जो मान लीजिए कि आवेश ही है, तो यहाँ भी कुछ विभव होगा, यहाँ भी कुछ विभव होगा, यहाँ भी कुछ विभव होगा, यहाँ भी कुछ विभव होगा। मान लीजिए इसका विभव V1, इसका V2, इसका V3, इसका V4, इसका Vn, और ये टोटल आपका क्या है, V है। तो इन सबका सम जो होगा इस सम के बराबर होगा। पूरे अध्यारोपण के सिद्धांत को अगर हमको समझना है तो कैसे समझेंगे, जैसे कि इसमें डिफिनेशन अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, तो मान लीजिए कि मेरे पास, हम मार्केट जा रहे हैं, मेरे पास 100 रुपया है, और हमने 100 रुपया का सामान खरीद लिया, छोटे छोटे सामान खरीद लिया। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग 5 कलम खरीद लिए, 5 बुक खरीद लिए, कुछ फल खरीद लिए, मान लीजिए कि 4 फल खरीद लिए, कुछ कपड़ा खरीद लिए, 2 कपड़ा खरीद लिए, कुछ मान लीजिए कि हम जा रहे हैं मार्केट तो उसमें भाड़ा के लिए खर्च हो गया, मान लीजिए कि 3-4 रुपया भाड़े के लिए खर्च हो गया। इस तरह से मिला के अगर मानते हैं कि ये सभी सामान को खरीदने में अगर मेरा 100 रुपया इन्वेस्ट हो गया, तो ये 100 रुपया इन्वेस्ट हुआ, तो ये टोटल सामानों का जो मूल्य है, हमारे जो 100 रुपया हम लेके गए थे वो सब पैसे के बराबर है, इसका मूल्य और इसके मूल्य के बराबर है। मैंने वही बात यहाँ समझाने का प्रयास किया था कि मेरे पास मूल बिंदु पर, जैसे कि ये चीज है, मेरे पास मूल बिंदु पर कोई चीज है, जैसे कि मेरे पास 100 रुपया था, तो यहाँ मूल बिंदु पर विभव है, कितना है तो है फिक्स है, पता नहीं, लेकिन यहाँ जो छोटा छोटा हम लोग विभव रखें, और ये छोटा छोटा मेरा सामान होगा, और इनको हम सम करेंगे तो इसके बराबर होगा, जैसे कि यहाँ सम किया तो इसके बराबर होगा। तो इसी को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कह लेते हैं। आइए हम इसको समझते हैं कि विद्युत विभव में अध्यारोपण के सिद्धांत के फॉर्मूला को कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, अगर मानते हैं कि आवेश के बारे में बात करें, तो आवेश तो हम लोगों को मिल चुका है, Q1 Q2 Q3 Q4, कहां तक, Qn तक, और हम लोगों को सदिश भी मिल चुका है, स्थिति सदिश भी मिल चुका है, कितना, R1 R2 R3 R4, कहां तक, Rn तक। ये चीज हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में कैसे व्यक्त करेंगे, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जो हमारा मूल बिंदु पर होगा और छोटे छोटे होंगे सबके योगफल के बराबर होगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट डॉट Vn, और इन सबका सम इस V के बराबर। देखिएगा, तो V इक्वल, और V1 जैसे तीव्रता का पढ़े थे उसी प्रकार V का होगा, V का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R होता है। अब देखिएगा, 2 आवेशों के बीच होता है तब हम लोग दूरी रखते हैं, R² वर्ग रखते हैं। यहाँ 2 आवेश तो है नहीं, केवल एक आवेश रहता है, तो केवल R रहता है, क्योंकि द्वित्वमानुपाती नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे R² रख करके हम केवल क्या रखेंगे, केवल R रखेंगे। अब ध्यान रखेंगे, दूसरा यहाँ पे R1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
Q2/R2 हो जाएगा। उसी प्रकार डॉट डॉट हम करते करते कहाँ चलेंगे, 1/4πε0 इंटू Q1/R। और हम आपको बताए थे कि इस तरह का अगर सिचुएशन मिले तो उसको हम क्या करेंगे, लंबा नाली करके कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4πε0 इंटू, इसको हम सबको कॉमन करेंगे तो Q1/R1 प्लस Q2/R2 डॉट डॉट कहाँ तक मिल जाएगा, Q1/Rn तक मिल जाएगा। और इसको चाहे तो और हम छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं। छोटा फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या बताया था कि इसको हम लोग सिग्मा के रूप में लिख देंगे, तो भी इक्वल क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 इंटू, इसको लिख लेंगे सिग्मा इनिशियल 1 से लेकर के फाइनल n तक, यानी कि स्टार्ट करते हैं 1 से और फाइनल कहाँ तक पहुंचते हैं, n तक। ये किसको लेके जा रहे हैं हम लोग, तो Q/R। तो ये चीज हमारा विद्युत विभव का अध्यारोपण सिद्धांत का फॉर्मूला मिल गया। तो इस तरह से हम लोगों का जो विद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे थे उसका दूसरा भाग विद्युत विभव समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके तीसरे हिस्से के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आइए उसको जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। देखिए, तीसरा हम लोगों का हेडिंग्स होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, इसको हम लोग जानेंगे। देखते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा का डेफिनेशन क्या हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे। विद्युत क्षेत्र में यदि कोई धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, फिर से एक बार, कोई मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र हो और वह धनावेश जिस रास्ते से होकर चलता हो उसी पथ को, उसी रास्ते को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ध्यान से रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब देखिएगा, हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई धनावेश है और ये सिंपल अगर देखते हैं टोटल आपका विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं और ये धनावेश हो गया। धनावेश मान लीजिए कि चलने के लिए पूरा फ्री है, जा सकता है, तो धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र है और यह जिधर जाएगा, जैसे मान लीजिए कि इधर जाने लगा, अगर इस साइड में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो ये जो रास्ता मिलेगा, पथ मिलेगा, यही पथ विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र है और वह जिस रास्ते से होकर चलता है या गमन करता है उसी पथ को, उसी रास्ता को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब हम लोग इसके जानेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण, और हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके विद्युत क्षेत्र रेखा से संबंधित इसके गुण ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसलिए आप थोड़ा सा गुण पे विशेष ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। हेडिंग्स डालेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा के
गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। देखिएगा इसमें क्या क्या गुण हो सकता है। सबसे पहला गुण क्या होगा, क्या रखेंगे? सबसे पहला गुण होगा कि किसी विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा उसकी तीव्रता की दिशा को बताता है। इसको लिखते चलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा उसके तीव्रता के दिशा को बताता है। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास ये विद्युत क्षेत्र रेखा हो गया। कौन सा रेखा? ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र रेखा। ये विद्युत क्षेत्र हमारा रेखा हो गया। और इस रेखा पर मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दिया, तो ये स्पर्श रेखा जो मैंने खींचा वह किसको बताएगा जी? तीव्रता की दिशा को बताएगा। अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इस पे मैंने यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच दिया, तो ये भी हमको क्या बताएगा जी? तीव्रता की दिशा को बताएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है, फर्स्ट गुण होता है। फिगर भी बनाते चलेंगे। दूसरा क्या गुण होता है? दूसरा जानेंगे, किसी आवेशित चालक से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत रूप से निकलती है। मान लीजिए कि ये कोई आवेशित चालक हो गया। कैसा है जी? ये आपका चालक है। कैसा चालक? आवेशित चालक। इस चालक से जब भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? लंबवत रूप से। लंबवत रूप से कहने का मतलब होता है कि उस सतह के साथ हमेशा वह 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। अगर इधर भी निकलेंगे तो यहाँ कितना डिग्री का कोण? मान लीजिए कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ऊपर निकलते हैं तो ऊपर भी यहाँ पे कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। अगर नीचे भी निकले तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहीं से भी निकले तो वे कितना डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का। इसी को हम लोग लंबवत रूप से पाते हैं। आइए इसके तीसरे प्रॉपर्टीज को जानते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है वह धन आवेश से बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता है या बाहर निकलता है। विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से बाहर निकलता है तथा ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश करता है। देखिएगा तीर के निशान से समझ जाइएगा आप लोग। यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है वह धन आवेश से बाहर निकलता है तथा ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है वह आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? परिमाण के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है वह आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। मेरे कहने का अर्थ क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 2 कूलम आवेश लिया और 2 कूलम आवेश से अगर 4 विद्युत क्षेत्र रेखा निकलते हैं, तो अगर हम 4 कूलम आवेश लेंगे तो कितना निकलेंगे? 8 निकलेंगे। क्योंकि जितना हमारा बढ़ेगा, समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में बढ़ना या समान अनुपात में घटना। इसके लिए कैसे फिगर बना सकते हैं? जब ये काउंटेबल नहीं होता है फिर भी आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। 1 कूलम आवेश लिया और 1 कूलम आवेश से अगर 4 विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम कोई आवेश लेते हैं 2 कूलम, तो इससे कितना आवेश निकल जाए? कितना विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा जी? 8 निकल जाएगा। एक बार ध्यान रखेंगे मेरी बातों को, फिर से गौर करेंगे। ये विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है वह काउंटेबल नहीं होता है, यानी कि इसकी गिनती नहीं की जा सकती है।
क्योंकि ये काल्पनिक होती है, परंतु मैंने आपको इस परिमाण के समानुपाती होने के बाद वो समझाया है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले गुण के बारे में कि अगला गुण क्या होता है। देखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकता है। यानी कि मान लीजिए कि जैसे कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक इधर गया और ये ऐसे कभी काट नहीं सकता है। क्यों नहीं काट सकता है? क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशा उत्पन्न हो जाएगा। जब भी काटेगा कटान बिंदु पर दो दिशा उत्पन्न हो जाएगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में कैसे आप लिखेंगे? तो लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। ठीक, इसमें कोई फिक्र ना मानिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट गुण क्या है इसका। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है वह काउंटेबल नहीं होती है, यानी कि इसका पूर्णांक होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले से ही इसको बोलते आ रहा, काउंटेबल नहीं होता है, पूर्णांक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह काल्पनिक होती है। अतः इस तरह से हम लोगों का विद्युत क्षेत्र से संबंधित ये तीनों टॉपिक जो है समाप्त हुआ, और इससे संबंधित जो कुछ भी बात है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।